हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे आर डी शर्मा मैथ सॉल्यूशंस के अंदर चैप्टर सर्कल्स। एक्सरसाइज 13.2 है क्लास 9th के लिए। 13.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 तक हम सब सॉल्यूशंस दे चुके हैं लास्ट वीडियोस में, आप लोग वहाँ पे चेक करिएगा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो बच्चों इस बुक से हमने लिए यहाँ पर बेस्ड ऑन लॉर्ड्स के ऊपर है बच्चों, ये लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल से क्वेश्चन है। 6 to 9 करेंगे आज हम। देखते हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल व्हिच बाइसेक्ट्स अ chord of the circle also bisects the angle subtended by the chord at the center of the circle। तो बच्चों क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि डायमीटर ऑफ अ सर्कल जो है बाइसेक्ट कर रहा है chord को, ठीक है, और ऑल्सो बाइसेक्ट्स द एंगल सबटेंडेड बाय द chord at the center of the circle। तो इसको मानिए जैसे ये हमारे पास सर्कल है, तो डायमीटर ऑफ अ सर्कल ये मान लीजिए इसका डायमीटर है, ये भी मान लेते हैं। तो कह रहे हैं डायमीटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट्स द chord, तो एक chord है उसको बाइसेक्ट कर रहा है। मान लीजिए ये chord है हमारे पास सी डी, एक chord हो गई इसको बाइसेक्ट कर रहा है, इट्स पी। ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है मान लीजिए पी पे, तो ये पी सी इज इक्वल टू पी डी के बराबर हो गया। विच बाइसेक्ट्स द chord ऑफ द सर्कल ऑल्सो बाइसेक्ट्स द एंगल। अब वो कह रहे हैं ये जो डायमीटर है बाइसेक्ट भी कर रहा है एंगल को सबटेंडेड बाय द chord एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सेंटर ऑफ द सर्कल पे ये जो एंगल यहाँ पे जो डायमीटर जो बाइसेक्ट कर रहा है वो ये एंगल जो क्रिएट कर रहा है यहाँ पे बना रहा है। ये प्रूव करना है कि ये एंगल जो है ये भी बराबर है एक दूसरे के। तो प्रूव दैट द डायमीटर ऑफ अ सर्कल व्हिच बाइसेक्ट्स द chord ऑफ द सर्कल आल्सो बाइसेक्ट्स द एंगल, वो इस एंगल को भी बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, सबटेंडेड बाय द chord एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सेंटर ऑफ द सर्कल हमारा हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो बच्चों सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो लेट ए बी इज द डायमीटर बाइसेक्टिंग अ chord, कौन सी chord मानी बच्चों, सी डी एट पी, पी पे कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रूव क्या करना है यहाँ पर, to prove angle POC is equal to angle POD, ये प्रूव करना बच्चों को। तो बच्चों ऑल्सो बाइसेक्ट्स द एंगल, यानी कि वो इक्वल में इसको दो में बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है बच्चों। इसको हम लेते हैं प्रूफ के अंदर। तो मानते हैं इफ, मान लेते हैं वो भी बाइसेक्ट्स chord CD, ठीक है। तो इन ट्राइंगल बच्चों दो कोई हमारे पास, एक हो गया OPC एंड दूसरा ट्राइंगल हो गया हमारा OPD। तो हम दो ट्राइंगल लेंगे OPC एंड OPD, ये दो ट्राइंगल्स हो गए हमारे। अब इसके अंदर बच्चों हम दोनों ट्राइंगल्स के अंदर कॉम्बिनेशन शो करेंगे। तो OP इज इक्वल टू उस एंगल, उस ट्राइंगल के अंदर भी OP है, कॉमन है बीच में, तो ये कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स के अंदर। सेकंड PC इज इक्वल टू, PC जो है किसके, PD के बराबर है, ठीक है, ये गिवन है, वो ऑलरेडी कह चुके कि बाइसेक्ट कर रहा है। एंड द थर्ड वन इज OC इज इक्वल टू OD, OC इज इक्वल टू OD, क्योंकि दोनों क्या है, ये दोनों रेडियस है ऑफ अ सर्कल। तो आपने देखा कि तीनों साइड एक दूसरे के बराबर है, तो बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से ट्राइंगल OPC is congruent to triangle OPD, तो therefore POC is also equal to POD। कैसे, बाय CPCT, corresponding part of congruent triangles are always equal, ये इसके बराबर हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए इट्स मीन इट बाइसेक्ट्स द एंगल, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, अ लाइन सेगमेंट AB इज ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। एक लाइन सेगमेंट है बच्चों जो 5 सेंटीमीटर की है, मान लीजिए इसको AB मान लेते हैं और ये हमारा 5 सेंटीमीटर है।
वो कह रहे हैं ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर पासिंग थ्रू इट। ठीक है बच्चों, तो हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो कि इसके थ्रू पास करेगा ऐसे ए और बी को, और उसका सर्कल का रेडियस कितना होगा 4 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का रेडियस कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों पहले हमें देखना है कि क्या ये जो हमने इसने जो बताया है पहले केस के अंदर कि सर्कल का कॉर्ड 5 सेंटीमीटर है तो क्या वो रेडियस 4 सेंटीमीटर वाले में आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, कंसेप्ट एक इसके अंदर है कि सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड किसी भी सर्कल के अंदर जो होती है वो डायमीटर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसकी कॉर्ड को देखें, ये इसके डायमीटर को देखें या 4 सेंटीमीटर यहाँ तक है इसका रेडियस है, तो उसकी पूरी डायमीटर कितना हो गया 4 + 4 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड है 8 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे हम कॉर्ड बना सकते हैं किसी भी ट्राइंगल के किसी भी सर्कल में। ठीक है, तो देखो चलिए ये तो बन गया, हमने ड्रॉ कर लिया। ये मान लीजिए हमारे पास ये रेडियस 4 सेंटीमीटर है और कॉर्ड 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब वो पूछा है कैन यू ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। तो वो कह रहे हैं कि क्या आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं रेडियस 2 सेंटीमीटर पासिंग थ्रू ए एंड बी। तो कह रहे हैं क्या इसके अंदर ऐसा हो सकता है कि कोई सर्कल जो है तो 2 सेंटीमीटर का हो, इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर का हो, लेकिन उसका जो ये लाइन सेगमेंट है वो ए और बी के थ्रू पास हो रहा हो, और ए बी का लाइन सेगमेंट कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो पूछिए क्या ये पॉसिबल है। तो आपको ऐसे बता देते हैं, जैसे कि हमने बताया आपको कि किसी भी सर्कल का सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होता है वो डायमीटर होता है। तो इसका 2 सेंटीमीटर हो गया, तो ये कितना हो गया 2 + 2 4 सेंटीमीटर हो गया। तो इस सर्कल के अंदर लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो है 4 सेंटीमीटर आ सकता है, 5 सेंटीमीटर पॉसिबल नहीं है। तो ये केस में ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये इसकी बेसिक चीज पता चल गई होगी। देख लेते हैं, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। ये भी इसका कॉर्ड है यहाँ पे और 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये बात आप समझ लीजिए कंसेप्ट इसका कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इस डायमीटर होता है, जहां पे डायमीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस के बराबर होता है। तो इस केस के अंदर अगर हम यहाँ पे 2 सेंटीमीटर बनाते हैं, ये केस आ जाता है हमारे पास, तो इस केस के अंदर इफ रेडियस इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे डायमीटर कितना हो गया 2r हो गया, 2 × 2 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, लेकिन 2 सेंटीमीटर के अंदर हमको पता है कि जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी है, वेयर एज लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज इक्वल टू 2 × 2। तो बच्चों लॉन्गेस्ट कॉर्ड तो देखिए हम यहाँ बता दी, डायमीटर इसकी आ गई, यहाँ पे लिख देते हैं इसको, लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज इक्वल टू ये 4 सेंटीमीटर पर लिख लिए। ठीक है, और यहाँ पे हमको वैसे ये भी क्या बताया है, तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड यहाँ पे आ गई, वेयर एज ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर गिवन है, therefore it is not possible। तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें डायमीटर शुड ऑलवेज बी लेस देन 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, तो हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे सिंपल है बस, सबसे लॉन्गेस्ट डायमीटर किसी भी कॉर्ड किसी भी सर्कल का होता है तो वो उसका डायमीटर होता है। तो अगर आप 2 सेंटीमीटर का यहाँ पे रेडियस ले लेंगे तो इसके अंदर बड़ी से बड़ा जो डायमीटर है 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर से लॉन्गेस्ट कॉर्ड इसमें आ ही नहीं सकती। और वो यहाँ पे कह रहा है कि वो ए बी जो 5 सेंटीमीटर कॉर्ड है वो आ जाएगी इसके अंदर, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि इसमें आ जाए, क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम 4 सेंटीमीटर की कॉर्ड ही आएगी विच इज दी डायमीटर। आई थिंक आपको क्लियर हो गया सभी वाला। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अ कॉर्ड to the center of a circle passes through the midpoint of the corresponding minor arc। तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पे हम सर्कल बना लेते हैं। तो लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड, मान लीजिए यहाँ पे हम एक कॉर्ड मान लेते हैं ए बी। ठीक है, अब वो कह रहे हैं एक लाइन जॉइन हो रही है मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड टू द सेंटर। तो सेंटर सर्कल का ये है, यहाँ से जा रही है टू द सेंटर ऑफ द सर्कल इसके मिड पॉइंट पर। तो मिड पॉइंट मतलब ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, अगर ये इसको सी पे मान लीजिए बाइसेक्ट करती है तो।
ठीक है, तो मिड पॉइंट का मतलब ये हो गया कि बाइसेक्ट कर रही है टू दी सेंटर ऑफ सर्कल पासिस थ्रू दी मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर आर्क। तो वो कह रहा है कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर आर्क है, माइनर आर्क कौन सी होगी, ये भी। तो कह रहा है इसमें बताइए कि ये जो लाइन जो सीधी आ रही है इसको बाइसेक्ट को ऑटो करते हुए और वो ए बी आर्क को मिड पॉइंट पे पास कर रही है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसको डी पॉइंट लगा दें तो हम ये कहेंगे कि आर्क हमको यहाँ पे प्रूव करना है कि ए डी आर्क इज इक्वल टू बी डी, हम इतना प्रूव करना है। या ये कह लीजिए कि ए बी आर्क को हमें प्रूव करना है कि ये लाइन जो है वो ए बी आर्क को बीच में मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो मतलब ये प्रूव करना है, लिख लेते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर। हम यहाँ पे बच्चों अपना लिख लेते हैं C is, तो लेट C is the midpoint of chord AB। ठीक है, तो प्रूव करना है, टू प्रूव D is the midpoint of arc AB। ये भी मिड पॉइंट है ए बी का आर्क का, तो प्रूव करते हैं इसके अंदर। तो बच्चों पहले इसके अंदर यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ओ ए और ओ बी को लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर लेट्स ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। तो यहाँ पे हम लोग दो ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ओ ए सी, एक तो ये ट्राइंगल ले लेते हैं और एक ओ बी सी। ठीक है, इन दोनों की हम पहले कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं, इस ट्राइंगल की उस ट्राइंगल की, फिर आपको बताते हैं आगे क्या करना है। तो पहले में क्या गया, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी के बराबर है, क्योंकि भाई रेडिया ही है, रेडियस हमेशा बराबर ही होते हैं एक सर्कल के। और दूसरा ओ सी इज इक्वल टू ओ सी, ये कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स के अंदर। और थर्ड हमको पता है कि ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये तो गिवन नहीं है। तो ऐसे देखा जाए तो बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से ट्राइंगल OAC is congruent to triangle OBC। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बच्चों ये भी दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसका ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो गया CPCT से। ठीक है, तो therefore एंगल AOC is equal to BOC। ठीक है, तो बाय CPCTC, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास ही जो आर्क AD जो है वो इसके बराबर हो गया BD के। तो यहाँ पे इसको लिख लें AD इज कॉन्ग्रुएंट टू BD के। तो बच्चों कहने की बात ये है कि थ्योरम है, थ्योरम पहले लिख देता हूँ, समझा देता हूँ मैं। थ्योरम ये है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट आर्क्स जो होती हैं, ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट किसको बोलते हैं, और इक्वल आर्क्स को, जो मैंने यहाँ पे बताया इक्वल आर्क्स। तो इक्वल आर्क्स ऑफ अ सर्कल हमेशा क्या करती हैं, ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ठीक है, तो बच्चों बात ये है कि जो सर्कल के अगर ये एंगल्स, ये एंगल हमारे ये एंगल इक्वल है, तो इसके सामने के जो आर्क है दिस एंड दिस विल आल्सो बी इक्वल टू ईच अदर। जैसे मान लीजिए ADB है, तो अगर मान लीजिए ये 30 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के सामने का आर्क और इसी के 30 डिग्री के सामने का आर्क बराबर होगा और दी सेम सर्कल का होना चाहिए। तो इसका मतलब कि अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है यहाँ पर, तो ये आर्क भी एक दूसरे के बराबर हो गए। ठीक है, या वाइस वर्सा मान लीजिए कि कॉन्ग्रुएंट आर्क के सामने के एंगल्स जो है सेंटर एंगल पे वो बराबर होते हैं। तो आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा ये। कॉन्ग्रुएंसी से आपको बस एंगल प्रूव करने हैं, एंगल इक्वल हो गए तो इनके सामने के एंगल जो आर्क है वो भी बराबर हो जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। प्रूव दैट टू डिफरेंट सर्कल्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट मोर देन 2 पॉइंट्स। तो बच्चों यहाँ पे वो कह रहा है कि ये हमें प्रूव करना है कि दो डिफरेंट सर्कल्स जो हैं वो एक दूसरे को कभी भी 2 से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करते। तो देखिए बच्चों, जैसे कंडीशन यहाँ पे मान लीजिए एक सर्कल है और ये एक सर्कल है,
तो यहाँ पे हम इसको देख रहे हैं कि ये सर्कल जो है एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो सकता है, एक सर्कल ये और एक सर्कल ये है। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि एटलीस्ट इंटरसेक्शन के अंदर एक पॉइंट तो कॉमन है। दूसरा एक कंडीशन नॉर्मली देखते हैं उसके अंदर, इस सर्कल को जब हम इंटरसेक्ट कराते हैं इस केस में, तो हमें यहाँ पे 2 पॉइंट मिल जाते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 मिल जाते हैं। अब यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि 2 डिफरेंट सर्कल्स जो हैं वो एक दूसरे को 2 से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करते, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो बच्चों मान लेते हैं कि सपोज मान के चलते हैं, सपोज 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट मोर देन 2 पॉइंट्स। मान लेते हैं, क्योंकि हमको प्रूव करना है तो प्रूव करने के लिए पहले हम इसके अपोजिट जाएंगे, कॉन्ट्रडिक्शन करेंगे फिर उसका। मान लीजिए कि 2 सर्कल्स हैं, एक दूसरे को 2 से ज्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देन मोर देन 2 पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए 3 के अंदर मान लीजिए ABC मोर देन 2 पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल 3 पॉइंट्स के अंदर मान लीजिए कर रहे हैं, या फिर इतना भी लिख सकते हैं मोर देन 2 पॉइंट्स। तो बच्चों देयरफॉर इस केस में क्या होगा, जो ये पॉइंट्स होंगे, तीनों पॉइंट्स होंगे, दीज पॉइंट्स विल बी नॉन कोलिनियर। तो बच्चों नॉन कोलिनियर का मतलब क्या होता है, जो सीधे के स्ट्रेट लाइन में नहीं हो। ये देखिए यहाँ पे तो दोनों जो है स्ट्रेट लाइन के अंदर आ रहे हैं, लेकिन अगर 3 पॉइंट्स होंगे, मान जैसे एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ आ गया, तो एक और यहाँ आ गया, तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स अगर हो जाएंगे तो उसमें से उस केस के अंदर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो है उसमें सिर्फ एक ही सर्कल जो है डिटरमाइन हो सकता है, आ सकता है। एक सर्कल के थ्रू ही 3 पॉइंट्स आ सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, एज 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स डिटरमाइन वन एंड ओनली वन सर्कल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, क्योंकि बच्चों सर्कल जो होते हैं, सर्कल जो होता है उसके अंदर 3 या 3 से ज्यादा नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं, तो वो सर्कल में बन जाता है, वो सर्कल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सर्कल में एक ही सर्कल बनेगा, तो 2 सर्कल की गुंजाइश नहीं रहेगी इसके अंदर। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 पॉइंट्स हो जाते हैं इंटरसेक्शन के, तो उस केस के अंदर वो 2 सर्कल्स के बीच की बात नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कॉन्ट्राडिक्ट्स ले सकते हैं आर एसम्पशन। हमने जो एज्यूम करा था बच्चों शुरू के अंदर, हम मान के चले थे कि 3 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है मोर देन 2 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स, तो उस केस के अंदर क्या रहा है कि तीनों पॉइंट जो है वो नॉन कोलिनियर आ रहे हैं। ठीक है, तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आएंगे तो नॉन कोलिनियर पॉइंट सिर्फ सर्कल के अंदर पॉसिबल है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इट इज हेंस प्रूव्ड। तो आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा 9 तक। तो बच्चों इनको ध्यान से आप देख लीजिएगा, समझ लीजिए इनको, और लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए अपने क्लासमेट्स के साथ।